नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे अग्रवाल जी द्वारा रचित एकांकी, कौन सी? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इस एकांकी को। तो अपन यहाँ पर विपिन अग्रवाल जी को पढ़ रहे थे और अग्रवाल जी द्वारा रचित एकांकी कौन सा? एब्सर्ड परंपरा का एकांकी अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। यहां पर आपको मैं बता देती हूं कि व्यक्ति भी मिलता है और आदमी भी मिलता है। तो यहां पर ये कोई प्रश्न नहीं है, यानी इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। अब ये जो अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या है, इसमें ये मोती का मकान है, 2 मंजिला मकान है, 2 मंजिल वाला मकान है। और इसमें मोती का मित्र धीरज जो 30 वर्ष का है, वो मोती के पास आता है, मोती के पास आता है। ये कौन है? मोती का मित्र है। मोती 40 वर्ष का है और धीरज 30 वर्ष का है। अब इसके पास आता है, परंतु अपनों ने पिछली क्लास में पूरी संरचना देखी थी कि मकान किस प्रकार के बने हुए हैं, कैसे हुए। धीरज है वो क्या करता है कि वो 2 कदम जो चलने होते हैं वो भी चलता है, और फिर 3 कदम दाहिनी तरफ जो चलने होते हैं वो भी चलता है, परंतु वो लंगड़ी कुर्सी पर नहीं बैठता, यानी लंगड़ी कुर्सी का लंगड़ापन महसूस नहीं करता। और लंगड़ापन महसूस किए बगैर ही वो मोती के घर की कुंडी बजा देता है। मोती खोलता है, परंतु उसे न पहचानने का नाटक करता है कि वो उसे पहचानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं की। और इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में कहा था कि सामान्यतः ये मैं पूरी की पूरी डिटेल में आपको ये हर एक चीज क्यों बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि मोती ये मानता है कि मेरे घर में यदि आना है तो उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यानी पहले 2 कदम, फिर 3 कदम दाहिनी ओर पर कुर्सी है और कुर्सी पर बैठना है, उसका लंगड़ापन महसूस करना है, फिर 2 कदम फिर चलना है सामने की तरफ जहां पर दरवाजा है, दरवाजे में भी ढूंढते हुए एक छेद है, उसमें उंगली डालनी है, उसके बाद मोती से मिलना है। ये एक नियम है। अब लग रहा ना मतलब बकवास सा? भाई एब्सर्ड परंपरा का एकांकी है तो ऐसी चीजें तो आती रहेगी। ये तो मैंने पहले ही बता दी थी कि एब्सर्ड परंपरा में इस प्रकार की चीजें तो आएगी जो आपको लगेगा कि क्या मतलब हुआ, बिल्कुल बकवास है। यहाँ पर धीरज ने बाकी सारे काम किए, 2 कदम चला, 3 कदम चला, छेद भी ढूंढा, उंगली भी की, परंतु फिर उसने लंगड़ी कुर्सी का लंगड़ापन महसूस नहीं किया, यानी उस पर नहीं बैठा तो मोती उसे पहचानने से इनकार कर देता है। और वो यूं लंबा चौड़ा व्याख्यान कर देता है कि देखो, विदेशों से हमने एक पंक्ति में मकान की परंपरा तो ले ली है, यानी विदेशों में एक पंक्ति में मकान। हमारी यदि भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ प्राचीन काल को देखें तो किसी ने कहीं मकान बना लिया, किसी ने कहीं। ये गलियां और ये नई पंक्ति में मकान बनाना, ये कहते हैं कि अब बना है। कौन कहता है? ये एकांकी कहता है। हालांकि यदि अपन इतिहास में सभ्यताओं के अवशेष की बात करें तो वो अलग तथ्य है, वो हमारा काम नहीं है। हम हिंदी वाले हैं, हमारा तो बस हृदय से हृदय तक पहुंचना एक ही काम है। इतिहास वाले ढूंढेंगे कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। यहां पर अपन बात करें कि धीरज को मोती ये कहता है कि विदेशों से हमने एक पंक्ति में मकान बनाने की परंपरा तो ले ली, और कहता है कि विदेशों से जो अच्छी चीज हो वो ग्रहण करो और जो बुरी चीज हो उसको छोड़ दो। ये होना भी चाहिए, और ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य भी है कि अच्छी चीजों को ग्रहण करो, परंतु विदेशी साहित्य की भी बहुत सी बुराइयां हैं तो हमें उनको छोड़ना चाहिए। हमें सिर्फ संस्कार भारतीय ही रखने चाहिए जो सदैव उच्च होते हैं। तो यहाँ पर मोती यूं कहता है कि कुछ चीजें छोड़नी चाहिए। अब छोड़नी की कौन सी चीज और छोड़ कौन सी थी? छोड़ती नंबर वाली, यानी नंबर प्लेट नहीं है। अब इस मोती जिस मकान में रह रहा है उस पंक्ति में 17 मकान है,
17 मकान है, एक जैसे हैं, बस कुछ मकान ऐसे हैं जिनमें दरवाजे में छेद भी है, आगे कुर्सियां भी रखी हुई है, यानी सारी विशेषताएं। बस एक मकान ऐसा है जिसके आगे लंगड़ी कुर्सी है, और ये मकान की, मोती के मकान की विशेषता है। अब यहाँ पर मोती यूं कह रहा है कि बस अब हमने नंबर प्लेट नहीं लगाई, अब तुम जैसे युवा के कारण ये भी करना पड़ेगा ताकि मेरी अलग पहचान हो, और फिर मेरे मकान पर आप नंबर प्लेट देख के आ सको। अब मैंने मेरी अलग पहचान ये बनाई है, तो उसको तो आप अलग पहचान मानते ही नहीं हो, यानी लंगड़ी कुर्सी जो मैंने पहचान के रूप में रखी उस पर तो तुम गए नहीं। तो यहाँ पर मोती ये तक कह देता है कि तुम जैसे युवा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, और ये कहकर और दरवाजा वापस बंद कर लेता है। यहाँ पर वह दरवाजा बंद कर लेता है, और जैसे ही दरवाजा बंद करता है बेचारा धीरज वापस ग्रिल के पास, ग्रिल यानी रेलिंग, रेलिंग के पास जाता है। फिर 2 कदम चलता है, फिर 3 कदम दाहिनी ओर जाता है, 3 कदम दाहिनी ओर जाकर लंगड़ी कुर्सी पर बैठता है, फिर उसका लंगड़ापन महसूस करके और फिर खड़ा होता है। लंगड़ापन महसूस करने का मतलब यही है कि वो बैठेगा तब उसे देखते ही पता चल जाएगी कि ओ ये तो लंगड़ी कुर्सी है। फिर खड़ा होता है, फिर कुंडी उठाकर फिर भी वह कुंडी को देखकर उसे वहीं छोड़ देता है, फिर जाकर दरवाजे में छेद को ढूंढता है, फिर छेद में उंगली करता है, फिर वापस कुंडी पर आकर फिर कुंडी बजाता है, और जैसे ही धीरज फिर से कुंडी बजाता है, मोती दरवाजा खोलता है, और आश्चर्यचकित होकर, अरे भाई धीरज तुम कब आए, अरे आओ आओ आओ, ये लो, ये होती है एब्सर्ड परंपरा। यानी मोती पहले उसे न पहचानने का नाटक इसलिए कर रहा था कि वो लंगड़ी कुर्सी पर नहीं गया, बाकी सारे काम किए। अब ये लंगड़ी कुर्सी पर जाया है तो ये पहचान रहा है, और उसे यूं कह रहा है कि अरे धीरज मित्र तुम कब आए, कैसे हो बताओ, और ऐसे करके और वो दरवाजा तो वापस बंद कर देता है और खुद भी बाहर आ जाता है धीरज के पास। और जहां पर 3 कुर्सियां, मैंने पहली क्लास में बताया था कि कुल 3 कुर्सियां हैं, उन 3 कुर्सियों में से जो लंगड़ी कुर्सी है उस पर तो स्वयं बैठ जाता है, एक कुर्सी पर धीरज बैठ जाता है, और दोनों बैठकर बातें करने लग जाते हैं। अब उन दोनों के बीच में बातें होती है, मोती उसे पूछता है धीरज से कि कैसे हो। धीरज कहता है कि मैं अच्छा हूं, और सुनाओ। अब वो मोती को क्या कहता है कि और सुनाओ, यानी आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों के बीच में जो पहला प्रश्न आता है वो ये आता है सुनाओ। मोती कहता है क्या सुनाओ, क्या सुनाऊं मैं तुम्हें? तो धीरज कहता है सुना दो कोई इधर उधर की। अब आपको फिर से पता चलेगा कि एब्सर्ड परंपरा होती क्या है। धीरज उसे कहता है, मोती को कहता है कि सुना दो कुछ इधर उधर की। मोती कहता है कि देखो न तो मैं इधर की जानता हूं न मैं उधर गया। 2 बात कहता है कि न तो मैं, ये कहता है कि न तो मैं इधर की जानता और न मैं उधर गया, यानी इधर उधर की बात सुनानी है। तो वो इधर की जानता नहीं है, उधर गया नहीं है, तो वो इधर की जानता नहीं है तब नहीं बता सकता, और उधर गया नहीं इसलिए नहीं बता सकता। बताए क्या? तो धीरज कहता है कि देखो तुम यदि इधर जाते और उधर की जानते तो कहते भी क्या, मतलब जहां मान लो कि तुम जानते, इधर को जानते परंतु उधर गए नहीं तो तुम बोलते भी क्या, यानी दोनों प्रकार की असमंजस की स्थितियों में तुम बोलते भी क्या, कह भी क्या सकते थे। तो मोती कहता है कि देखो मैं इधर उधर की बातें करता ही नहीं हूं, मेरी आदत ही नहीं है कि मैं इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की इधर, उधर की उधर ऐसे कर दूं। अब यहां पर धीरज यूं कहता है कि ठीक है। पहले तो आश्चर्यचकित होता है, मोती को ध्यान से देखता है और फिर कहता है कि करता तो मैं भी नहीं हूं, पर तुम ये तो कह सकते थे कि वे देखो इधर की इधर है, इधर की उधर है, उधर की इधर है, उधर की इधर है, उधर की उधर है।
चार पांच शब्द एक साथ बोलता है, इधर की इधर, उधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, इधर की इधर, यानी इस प्रकार से चार पांच शब्द एक साथ बोलता है कि तुम ये तो कह सकते थे। तो धीरज यूं कहता है कि कुछ बोल तो सकते थे, करता तो मैं भी नहीं हूं। अब सामान्यतः दो व्यक्ति बैठे हैं, अपन ने ये आपस में बात होती है कि और सुना, ये तो सबका कॉमन शब्द है, और सुना भाई क्या हाल है, सब ठीक है भाई, क्या सुनाई ये तकलीफ है। यानी दो ही परिस्थितियां होती है कि जिसके लिए सब ठीक है वो कहता है कि हाँ भाई सब ठीक है, सब मजे में है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू सुना तेरा क्या हाल है। या फिर जो दुखी होता है वो यूं कहता है कि भाई क्या सुनाऊं, आजकल तो परिस्थितियां बहुत खराब हो रही, इसी प्रकार की बातें होती है ना। परंतु ये एब्सर्ड इसलिए है कि इन्होंने यूं कहा कि इधर उधर की सुना दो कुछ। अब मोती उस पर गंभीर होकर और इस प्रकार से बातें करता है कि देखो मेरे पास न इधर की है न उधर की है, मैं क्या सुनाऊं। और यहाँ पर धीरज यूं कह रहा है कि ठीक है तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू इधर की भी नहीं जानता, उधर की भी नहीं जानता, पर तू ये तो कह सकता है कि इधर की उधर, उधर की उधर, इधर की इधर, उधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, ये तो कह सकता है। मोदी कहता है कि क्यों कहूं। और जब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं उसी समय रेलिंग से बाईं ओर से, याद रखना, बाईं ओर रेलिंग से एक व्यक्ति आता है, मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है और इन दोनों के पास खड़ा हो जाता है। वो इन दोनों के पास खड़ा है परंतु उनकी बातें वैसे ही चल रही है जैसे जिस प्रश्न पे बात हो रही थी ना इधर उधर, उसी प्रश्न पर लगातार बात हो रही है। दोनों के दोनों इस प्रश्न पर बात किए जा रहे हैं। वो मोटा व्यक्ति मोती के पास आकर खड़ा हो जाता है परंतु दोनों के दोनों की बातों में कहीं फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जब उस दोनों के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों उसकी तरफ भी नहीं देखते। सामान्यतः कोई भी आता है तो हम उससे बात भी नहीं करें तो उसकी ओर तो देखते हैं, अगर अपन पहचानते नहीं तो सामान्यतः बात नहीं करते, परंतु उसकी तरफ तो देखते हैं। यहां पर ये लोग उसकी ओर ही नहीं देखते। इसका मतलब यहां पर यह व्यक्ति जो है वो अदृश्य है, यानी इन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जो अदृश्य व्यक्ति है ना, ये बार बार आएगा और जाएगा, पूरे एकांकी में अंत तक चलेगा और इसीलिए यहां पर अदृश्य व्यक्ति को शीर्षक में लिया गया है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर शीर्षक की सार्थकता होती है क्योंकि बाईं ओर से रेलिंग से एक मोटा तगड़ा अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति आता है जो अदृश्य है। अदृश्य का मतलब दिखाई नहीं देना, और जो इन दोनों को ही दिखाई नहीं देता, यहां तक कि इस एकांकी में जो भी पात्र आएंगे उनमें से किसी को भी ये व्यक्ति दिखाई नहीं देगा। अब ये मोती के पास आकर खड़ा हो जाता है तो धीरज जैसे ही उसे कहता है ना कि तुम कुछ भी कह तो सकते थे, तुम नहीं जानो तो कोई बात नहीं, कह तो सकते थे। मोती कहता है कि मैं इधर की उधर नहीं कहता और न मैं उधर की इधर कहता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं इधर उधर बातों को नहीं करता। और जैसे वो ये बात कहता है वैसे ये अदृश्य व्यक्ति जोर का तमाचा उसकी गाल पर जड़ देता है। जैसे ही मोती की गाल पर तमाचा पड़ता है, मोती यूं सहलाता है और सहलाते हुए और यूं आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखता है। तो धीरज कहता है कि क्या हुआ, मुझे तमाचा पड़ा, मेरी गाल पर किसी ने मारा। धीरज कह रहा है कि किसने मारा, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा तुम ये बताओ कि जिसने तुम्हें मारा वो किस ओर से आया था, किस ओर से। अब देखो ये है एब्सर्ड। पहले तो यूं कह रहा है कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी ओर इसी से पूछ रहा है कि किस ओर से आया था, और ये मोती इशारा भी करता है बाईं ओर से कि शायद उस ओर से आया था, जबकि देखा इसने भी नहीं। तो फिर है वो धीरज खड़ा होता है, धीरज खड़ा होकर रेलिंग के पास देखता है, नीचे देखता है, इधर उधर देखता है, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। जब कोई दिखाई नहीं देता तो वो मोती को कहता है कि यहां पर तो कोई नहीं है। तो मोती कहता है कि मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, तमाचा खाना आसान बात है क्या, मुझे दर्द हुआ तो मैंने तमाचा खाया है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा।
धीरज कह रहा है कि तुम्हारा जो तमाचा है ना वो तुम्हारा स्वप्न है, तुम्हारी भूल है। मोती समझता नहीं है। मोती आश्चर्यचकित होकर कहता है, क्या बोल रहे हो तुम, क्या कह रहे हो? अरे सीधी सी बात है कि जब कोई आया ही नहीं तो तमाचा मारेगा कौन। बहुत ही रुचिकर बनता जा रहा है ये विषय। आगे क्या होता है? आगे एक बहुत ही रुचिकर मोड़ आता है और गेस्ट भी आते हैं। एकांकी में ये 2 ही पात्र नहीं और भी आते हैं, और औरों के आने के बाद और ये अदृश्य व्यक्ति किस किस प्रकार से कहानी को मोड़ देता है, किस किस प्रकार से किन किन को तमाचे जड़ता है, देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।